हेलो स्टूडेंट, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया सेट 2 मैथ्स का, जो है फुल मार्क्स 40 और टाइमिंग है हमारा 1 आवर 30 मिनट। तो सेट 2 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है a और b, जिसका निर्देशांक है a, b और b का निर्देशांक है -a, -b। इसका दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र हमें पता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, a, b और -a, b से x1, x2, y1, y2 नोट कर लेंगे और फिर इसे हम फॉर्मूले में डाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमारा आंसर आ रहा है 2√a² प्लस b² इकाई मात्रक। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 15 cot a = 8 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि 15 cot a = 8। हम 15 को इधर ले गए तो cot a = हो गया 8/15। तो हम जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो हम मान लेते हैं कि b जो है हमारा 8k है और p 15k। अब पाइथागोरस सूत्र से हम h निकालेंगे। हमारा h का जो मान आया है वो है 17k। हमें निकालना था cos a। cos a का फार्मूला होता है हमारा b/h। तो हमारा जो डाटा है b कितना है 8k और h कितना आया है 17k। इसको यहाँ डाल देंगे, हमारा आंसर आएगा 8/17। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा वैल्यू याद होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन था sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। हम सारा मान डाल देंगे कि कितने डिग्री पे कितना मान होता है। तो sin 60 हमारा होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। ये बोल रहा है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमारा जो दिया हुआ है डिग्री वो 90 डिग्री 45 डिग्री से ज़्यादा है, 67 और 75। तो हमें बोल रहा है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 67 है तो 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे कि 67 आएगा, 23 को माइनस करने पे आ रहा है। फिर 90 डिग्री में 15 को माइनस करने पे हमें 75 मिल रहा है। तो हमारा अब क्या हो गया, sin 90 डिग्री -23 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री -15 डिग्री। तो हमारा आंसर आया है cos 20 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है और cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = 16 सेंटीमीटर और शंकु के आधार की त्रिज्या R = 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। अब हम फॉर्मूले में इस मान को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ रहा है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, x - a, x
कमा x प्लस a का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ हमें दिया हुआ है x माइनस ए कमा x और x प्लस ए, इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ रहता है उसको ऐड करते हैं और जितना डाटा है उससे डिवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ 3 डाटा है, x माइनस ए, x और x प्लस ए। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए प्लस x प्लस ए बाई 3। तो हमारा आंसर आ रहा है x। क्वेश्चन नंबर 7, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब नंबर 1 खराब है, नंबर 2 खराब नहीं है। तो यहाँ हमारे पास टोटल कितना बल्ब है, 20, जिसमें से 4 बल्ब खराब है और बाकी बल्ब अच्छा है। तो हमारा कितना बल्ब अच्छा है, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। नंबर 1 हमें बोला था कि एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है, तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या है। तो खराब बल्ब होने की हमारा प्रायिकता होगा खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या। तो खराब बल्ब की संख्या हमारा क्या है, 4, और कुल बल्बों की संख्या कितना है, 20। तो हमारा जो प्रायिकता होगा वो क्या होगा, 1/5। नंबर 2 में हमें बोल रहा था अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, अच्छे बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या। तो हमारा अच्छे बल्ब की संख्या कितना है, 16, और कुल बल्ब कितना है, 20। तो हमारा रेशियो आ रहा है 4/5। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा होगा 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है। हमें यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, ए और बी, जिसका निर्देशांक है 4, -3 और 8, 5, और बोल रहा है कि ये इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित कर रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। मान लेते हैं वो बिंदु हमारा है सी, जिसका निर्देशांक है x, y। तो पहले हम x1 x2 सब डाटा लिख लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक है 4, -3, तो x1 हमारा 4 है, y1 हमारा -3 है। बी का निर्देशांक है 8, 5, तो x2 हमारा 8 है और y2 हमारा 5 है। अनुपात हमें दिया हुआ था 3:1। तो हमें बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है x, y। तो विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए हम ये निर्देशांक निकाल रहे हैं तो ये हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम निर्देशांक निकाल रहे हैं और बिंदु हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट को कंटिन्यूएट करना है। तो जो भी हमारा डाटा है उससे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फिर लास्ट में हमें मिल रहा है 7, 3, मतलब x का मान हमारा आया है 7 और y का मान आया है 3। क्वेश्चन नंबर 9, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। और 3 बिंदु हमारा क्या है, 8, 1, k, -4, 2, -5। तो हमारे पास यहाँ 3 बिंदु दिया हुआ है, a, b और c, जिसका निर्देशांक है 8, 1, b का निर्देशांक है k, -4 और c का निर्देशांक है 2, -5। तो ये हमें बोल रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए जब तीनों बिंदु संरेखी है तो उन तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग नोट कर लिए हैं यहाँ पे। उसमें हम लोग सारा डाटा डालेंगे, x1
x2 x3 y1 y2 y3। तो a हमारा क्या है 8,1, मतलब x1 इक्वल टू 8, y1 इक्वल टू 1। b का निर्देशांक है k, -4, तो x2 हो गया k और y2 हो गया -4। c का निर्देशांक है 2, -4, तो x3 हमारा 2 है और y3 हमारा -5 है। इन डाटा को हम फॉर्मूले में डाल दी। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए इन तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमने सब डाल दिया और हमें लास्ट में मिला है k का मान 3। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो एक ठेकेदार क्या करना चाहता है, पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ। पहले हमने ड्राइंग बना लिया है। मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई AC इक्वल टू x मीटर है। ये हमारा AC, हमें AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में sin 30, ये हमारा B दिया हुआ है, हमको निकालना है H। तो sin 30 इक्वल टू AB बाई AC। sin 30 का मान हमारा होता है 1/2। AB हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC को हमने x माना है। तो हमें x का मान मिल रहा है 3 मीटर, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो 3 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि sin 3a इक्वल टू cos a - 26 डिग्री हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया हुआ है sin 3a इक्वल टू cos a - 26 डिग्री, जो 3a का मान हमारा क्या है 0 से बड़ा और 90 से कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड में चेंज कर लेना है ताकि दोनों साइड सेम ही रहे। जैसे यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो दोनों साइड या तो साइन रहे या तो कॉस रहे। तो वही हमने किया है। sin 3a को हम cos 90 डिग्री - 3a लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमने लिखा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया और हमारे पास डाटा है 90 डिग्री - 3a इक्वल टू a - 26 डिग्री। तो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला है a इक्वल टू 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ था डाटा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसके बाद कंपास से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर नाप के बिंदु B से चाप बनाएंगे और AC हम लिए 6 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे और चाप बनाएंगे। ये दोनों चाप एक बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करेगी जो हमारा होगा A। तो हमारा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन गया है। अब बोल रहे एक और समरूप त्रिभुज बनाना है जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होगी। तो 7/5 हमारा 1 से बड़ा है। तो हमारा जो त्रिभुज बनने वाला है समरूप त्रिभुज, वो त्रिभुज ABC से बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु B से एक न्यून कोण बना लिया है हमने AX
बी एक्स। अब हमें यहाँ देखना है कि 7 और 5 में से कौन सा बड़ा है। यहाँ 7 बड़ा है तो बी एक्स को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है कंपास से। अब हमें देखना है नीचे हर में कौन सा है। हर में जो संख्या है वो 5 है, तो हम x5 को c से मिला देंगे। अब चूंकि हमारा त्रिभुज बड़ा बनने वाला है तो हम c को एक्सटेंड कर देंगे और a को भी एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद x5 पे जितना हमारा कोण बना है ये कोण, उतना ही कोण हम x7 पे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, x5 से हम कोई भी त्रिज्या का चाप बनाएंगे। इस तरह से हम बनाएंगे गोल। वही सेम त्रिज्या का चाप x7 पे भी बनाएंगे। अब हम इस चाप की लंबाई को नाप लेंगे। यहाँ पे कंपास का टिप रखेंगे और यहाँ पेंसिल का टिप। सेम यहाँ पे इस बिंदु पे आके हम फिर से एक चाप काटे हैं जो प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे। अब हम इसे मिला देंगे, जो हमारा मिलेगा C डैश पे। फिर हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। जितना कोण हमारा C पे बना है वही कोण C डैश पे बनाना है। सेम टू सेम x5 और x7 पे जैसे हम लोग बनाए थे सेम वही अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा A डैश। तो A डैश B C डैश, ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी है। क्वेश्चन नंबर 13। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेंगे जिसका केंद्र है O। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र है O। अब हमें क्या बोला गया था, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमें स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो हम केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचेंगे जो हमारा है OP, वो हमारा होगा 10 सेंटीमीटर। अब OP का लंब समद्विभाजक हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, OP के आधे से अधिक, OP के आधे से अधिक का चाप हम खींचेंगे। एक बार बिंदु P से खींचेंगे, एक बार O से खींचेंगे। जब P से खींचेंगे तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और फिर O से भी हम एक बार ऊपर और एक बार नीचे खींचेंगे। अब इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु से हम एक रेखा खींच देंगे जो हमारा N पे मिल रहा है। ये हमारा क्या होगा, OP का मिड पॉइंट है। N हमारा OP का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, N को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल बनाना है। N को केंद्र मानते हुए हमें एक सर्कल बनाना है जो हमारा बिंदु A और B पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब P से हम A और B को मिला देंगे। यही हमारा स्पर्श रेखा है P और PB जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बना है। क्वेश्चन नंबर 14। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 5 से बड़ी एक संख्या। नंबर 2, एक सम संख्या। नंबर 3, एक भाज्य संख्या। तो पासे पे हमारी कौन कौन संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल 6 संख्या होती है। तो हमारे कुल परिणाम कितना हो गया, 6। नंबर 1 बोल रहा है पासे पर 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 से बड़ी संख्या पासे पर क्या होगी, 6, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या 1। तो 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता हमारी होगी 1/6। नंबर 2 बोल रहा है एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या पासे पर क्या क्या होती है, 2 4 और 6, मतलब कुल 3 संख्या है जो सम संख्या है। तो उसकी प्रायिकता होगी हमारा 3/6 इक्वल टू 1/2। नंबर 3, पासे पर भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या हमारा कौन कौन सा है, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 2।
तो पासे पर एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता हमारा हो रहा है 2/6 इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन अब हमारा सेक्शन सी का स्टार्ट होगा, जो है हमारा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 15। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे डाटा के अकॉर्डिंग। ये हमारा ड्राइंग है। एक मीनार है और एक भवन है और मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें ये निकालना है ए बी इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई x मीटर है। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं हम बी सी डी। tan 60 इक्वल टू डी सी बाई सी बी। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी सी बाई tan 60। tan 60 का मान होता है √3 और डी सी हमें दिया हुआ है 50 मीटर। तो बी सी इक्वल टू आ गया 50 बाई √3 मीटर। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी को, जिसमें tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। बी सी को अभी हमने कैलकुलेट किया है। tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3 और ए बी हमने माना है x मीटर। बी सी हमने अभी कैलकुलेट किया 50/√3 मीटर। ये डाटा को पुट कर देंगे, हमें x मिलेगा बी सी बाई √3 मतलब 1/√3 इंटू 50/√3 इक्वल टू 50/3 और हमारा आंसर हो रहा है 16.2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है और घनाकार ब्लॉक का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले पूछा गया है जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। उसका अधिकतम व्यास जो है घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या हमारा होगा अर्धगोले का 7/2 सेंटीमीटर। इस ठोस से बने इस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि ये अर्धगोला है और ये चार साइड में 4 कोना जो है छुटा हुआ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसमें हम माइनस करेंगे उसके आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो इससे अटैच है ना। तो हमारा होगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। ठीक है, अब हमने डाटा को पुट कर दिया। हमें मिल रहा है टोटल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17। एक जूस वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलास से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये चित्र दिया हुआ है, इस तरह का गिलास है, बेलनाकार आकार का है और निचले हिस्से में क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, इस गिलास की ऊंचाई कितना है
10 सेंटीमीटर और इसका आंतरिक व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर और निचले हिस्से में जो अर्धगोला है वो इसके व्यास के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। देखिए गिलास का आंतरिक व्यास हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो गिलास की त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। उसी त्रिज्या का अर्धगोला हमारे गिलास के आधार में बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है इसकी धारिता कम हो जा रही है क्योंकि हमारा इतना दूर ही जूस आएगा। तो हमारी वास्तविक धारिता क्या होगी, ये बेलन का जितना भी है संपूर्ण आयतन माइनस ये अर्धगोले का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब जो कॉमन आ रहा है वो हम ले लेते हैं बाहर, πr² ब्रैकेट h - 2/3r। जो भी डाटा है सारा डाटा पुट कर देते हैं और हमें आंसर मिला है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसकी बारंबारता है 17, 28, 32, 24, 19। इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं, पर जब ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो तो हमें उस हिसाब से पग विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य विधि अपनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ अपनाया है पग विचलन विधि। वर्ग अंतराल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। इसकी बारंबारता है 17, 28, 32, 24, 29 और इसका कुल योग हमारा आया है 120। अब हम वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जो होगा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, मतलब 0 + 20/2, ये हमारा आया 10। वैसे ही 20 + 40/2 हमारा 30 आ रहा है। और ये वर्ग अंतराल की माप जो है 20-20 का है, तो हम 20-20 ऐड करते जाएंगे तो हमारा 50, 70, 90 आया। अब हम क्या करेंगे, हम एक माध्य को कल्पित माध्य हम ले लिए हैं ए, जो हमारा बीचों बीच में है, 50 हम ले लिए हैं एज्यूम्ड मीन। अब हम डेविएशन निकालेंगे, जो हमारा होगा वर्ग चिन्ह माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी 10 - 50 इक्वल टू -40, 30 - 50 इक्वल टू -20, 50 - 50 इक्वल टू 0, 70 - 50 इक्वल टू 20, 90 - 50 इक्वल टू 40। इसलिए हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, डी को वर्ग अंतराल की माप से डिवाइड कर देंगे, यानी -40/20, ये आया हमारा -2, -20/20 इक्वल टू -10, 0/20 इक्वल टू 0, 20/20 इक्वल टू 1, 40/20 इक्वल टू 2। अब देख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर में माइनस में है वही चीज़ प्लस में नीचे है। इस तरह से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो रहा है। अब हम Fi × Ui करेंगे, 17 × -2 इक्वल टू -34, 28 × -1 इक्वल टू -28, 32 × 0 इक्वल टू 0, 24 × 1 इक्वल टू 24, 19 × 2 इक्वल टू 38। अब हम इसका सम निकालेंगे, जो हमें मिला है 0। तो हमने a = 50 लिया था और हमारे वर्ग अंतराल का माप कितना है h = 20। तो पग विचलन विधि से माध्य इक्वल टू होता है a + h × समेसन Fi Ui अपॉन समेसन Fi। तो a की जगह 50 रख दिए, h = 20 और हमारा समेसन Fi Ui क्या आया है 0/120। तो 20 × 0, तो हमारा आंसर आ रहा है 50। अब कोई भी मेथड अपना सकते हैं, पर हमें लगता है कि पग विचलन विधि ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमें माध्यिका मतलब माध्यक निकालना है।
वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, जिसकी बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7 और 5। तो ये हमारा टेबल है। देखिए, सांख्यिकी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें टेबल सही सही बनाना होता है। टेबल में गड़बड़ी हुआ तो आंसर गलत हो सकता है। तो आप कितना भी कोशिश कर ले, आंसर सही नहीं होने वाला है, इसलिए पहले टेबल को सही सही बनाना है। हमें निकालना है माध्यक। उसके लिए हमें ज़रूरत होगा संचयी बारंबारता की। तो वर्ग अंतराल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, जिसका बारंबारता दिया हुआ 5, 8, 20, 15, 7 और 5। इसका योगफल हमें मिला है n = 60। सभी प्रेषणों की संख्या = 60। संचयी बारंबारता के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे पहले हमने 5 लिखा, अब क्या है 5 + 8 13। अब ये हमारा 5 + 8 + 20 हमारा हो रहा है 33, 33 + 15 48, 48 + 7 = 55, 55 + 5 = 60। अब हमारा n कितना था 60, तो हम निकालेंगे n/2। ये हमारा आया 30। अब n/2 से जस्ट बड़ा और सबसे नियरेस्ट, मतलब जो उससे जस्ट बड़ा है और उसके सबसे निकटतम है, उस संचयी बारंबारता को देखेंगे, जो हमारा है 33। अब 33 वाले संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को हम माध्यक वर्ग लिए हैं। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है, 20 to 30। अब 20 to 30 वर्ग अंतराल का निम्न सीमा L कितना है 20। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम F लेते हैं, जो हमारा है 20। अब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हमारा कितना है 30, जो होगा हमारा CF। सॉरी, यहाँ 33 हो गया है, 13 हमें लिखना है। तो CF हमारा होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो हमारा है 13, और वर्ग अंतराल की माप हमारा है 10। माध्यक का सूत्र हमारा होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L हमारा 20 है, n/2 हमारा 30, CF 13, F का मान 20 और H हमारा है 10। तो हमारा कितना रहे 20 + 17/2 = 20 + 8.5 = 28.5। तो हमारा सेट 2 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।